तिरपन जैन समाज के सभी सदस्यों का हम सब स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर शहला अग्रवाल हूँ। पेशे से मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन आज मेरी भूमिका यहाँ एक सूत्रधार की है। ये वेबिनार परम श्रद्धार्य आचार्य श्री महाशरमण जी की कृपा से, अगर मैंने गलत बोला हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और डॉग जिनी टेलीमेडिसिन के जो हमारा प्लेटफॉर्म है और विजय चोपड़ा जी के अथक प्रयास से आज पॉसिबल हुआ है। सर डॉक्टर वीके चोपड़ा, मैं चाहती हूं कि आप कुछ लफ्ज हमें बताएं और हमें गाइड करें कि हम आगे कैसे बढ़ें। आराध्य के चोपड़ा सर, आपकी बारी है बोलने की। हाँ, बोल रहा हूँ। जस्ट ए मिनट। सभी जुड़ने वाले सदस्यों को एक बार दोबारा प्रणाम। और हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि हम आगे बात करें ताकि हमारे और सदस्य जुड़ जाएं और वो मिस ना करें, क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी हैं और शायद ये बातें वो हैं जो हम रोज सुन रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रजिस्टर करना कि अब हमें क्या करना है थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है। मुझे लग रहा है कि मैं डॉग जिनी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ूं। डॉक्टर रचना क्या कहती हैं? बिल्कुल, आप सबको जय जिनेंद्र और बहुत ही हार्दिक धन्यवाद कि आपने डॉग जिनी प्लेटफॉर्म को ये मौका दिया। सब तिरपन जैन परिवार और बाकी सब हमारे जो दोस्त कोलीग्स सब जो जुड़े हैं हमारे साथ आज शाम को टाइम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं एक आपको रोकना चाहती हूँ। मैं पहले डॉग जिनी और डॉक्टर रचना का एक थोड़ा सा परिचय दे दूं। डॉग जिनी जो है नाम जरूर अंग्रेजी है। अगर आपको मेरी आवाज ना आ रही हो तो मुझे चैट पे लिख दीजिएगा, सो दैट जैसे रचना की आवाज कम आ रही है तो थोड़ा सा तेज बोलिए या आगे आ जाइए, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। डॉग जिनी नाम जरूर अंग्रेजी है लेकिन काम वही करना चाहता है। अलादीन का चिराग वो लेना चाहता है कि आपकी जितनी भी स्वास्थ्य जरूरी जो भी समस्याएं हो उसका समाधान वो कहीं से ढूंढ के ले आए। और ये बहुत जरूरी है बिकॉज हमें पता होता है कि समस्या है, कई बार ये भी नहीं पता होता कि समस्या बीमारी कब बन गई है। डॉक्टर रोशन से आज ये बात भी एक बहुत जरूरी है कि कब हम उसको मूड माने और कब हम उसको बीमारी माने। ये सब बातें हैं जो हम करने वाले हैं। डॉक्टर रचना, और एक बात और मैं कह दूं कि मैं सबकी क्वालिफिकेशंस बार बार नहीं बोलूंगी क्योंकि आपके फॉर्म में बहुत अच्छी तरह हम सबका परिचय लिखा हुआ था और बिलीव मी डॉग जिनी ने हमारे सारे प्रमाण पत्र बहुत अच्छी तरह उसको जांच परख कर लिया है, तो हम सब वैलिड डॉक्टर हैं। डॉक्टर रचना का सबसे बड़ा परिचय ये है कि ये पुत्री हैं डॉक्टर पीआर कुचेरिया की, जो इस समाज के एक बहुत ही अहम सदस्य हैं और इन्होंने एम्स और कैलिफोर्निया मैमसी से अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। आज डॉग जिनी प्लेटफॉर्म पे अपने हस्बैंड श्री विजय जी के साथ बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है। शायद ये कोविड इसीलिए आया कि हम सब ऑनलाइन आना सीख सके। मुझे लगता है कि हमें हर चीज में कुछ ना कुछ सीख मिलनी चाहिए। तो बताइए डॉक्टर रचना की कैसे आपने शुरू किया और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर शैला, सबको जय जिनेंद्र एक बार फिर से। मुझे तो या तो ईयरफोन पहने या आगे आए बताते रहिए, मैं वॉल्यूम यहाँ से भी टेक्नोलॉजी से भी फुल कर देती हूँ। और अब बताइए वॉल्यूम ठीक है? बेहतर। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब लॉकडाउन और पैंडेमिक चालू हुआ तो मेरे बहुत सारे मरीज, खासकर कि जो वृद्ध उम्र के डॉक्टरों के पास, क्लिनिक, अस्पताल जाने से कतरा रहे थे और ठीक भी था। कई ऐसी चीजों में उनको जाने की जरूरत नहीं थी। उस समय भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस, टेलीमेडिसिन के कुछ लॉज वगैरह को भी बिल्कुल सफा कर दिया और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। तो हमने ये टेलीमेडिसिन, डॉग जिनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म आपके पास लेके आए हैं, जिसमें मेरे जितने डॉक्टर हैं सब सहपाठी हैं, सब ऐसे लोग हैं 25 साल से ऊपर प्रैक्टिस में, जिनके पास हमारी पूरी फैमिली तो हमारी यही प्रयास है कि आप अपने घर में बैठे हुए, अपने घर की सुरक्षा में बैठे हुए एक अच्छे डॉक्टर से अगर सलाह चाहते हैं तो डॉग जिनी के थ्रू कर सकते हैं। एक और हमारा लक्ष्य है कि जिन लोगों के पास ऐसी कोई आर्थिक समस्या है
जिस वजह से वो हिंदुस्तान के कोई भी कोने में हो और अच्छे डॉक्टर से सलाह, सेकंड ओपिनियन, पहला ओपिनियन नहीं ले पा रहे, हमने ये सुविधा भी उपलब्ध कराई है डॉक्जनी के जरिए। तो आप सबका सहयोग मानते हुए और आगे बढ़। मैं ऐड करना चाहूंगी कि जितना मुश्किल ये फॉर्म लगता है उतना मुश्किल है नहीं। एक बार भर देंगे अगर तो फिर वो हमेशा के लिए आसान हो जाता है। बिकॉज कई पेशेंट्स ने मेरे ये बोला कि बहुत सारे खाने भरने पड़ रहे हैं, कॉलम भरने पड़ रहे हैं, पर वो जरूरी है। एक बात मैं यहाँ ऐड करूंगी शैला जी। हाँ, मैं आगे बातचीत शुरू कर रही हूँ। शैला जी, मैं एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगी उसी मुद्दे पे जो आपने कहा फॉर्म भरना पड़ रहा है। हाँ। देखिए, हम लोग सब आज तक डॉक्टर इनफॉर्मली या ना फॉर्मल तरीके से फोन या व्हाट्सएप के जरिए टेलीमेडिसिन तो करते आए हैं, मगर अब इस प्लेटफॉर्म पे जो आपका प्रमाण है, रिकॉर्ड है, वो सिक्योर रहता है, डिजिटली सिक्योर रहता है, और जो आपकी वार्तालाप है, आपकी वीडियो चैट है, वो भी सिक्योर रहती है। सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सिक्योरिटी हमने इस प्लेटफॉर्म पे लगाई है। तो उस जरिए से भी जरूरी हो जाता है कि एक प्रिवेसी मेंटेन रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे। तो ये भी एक कोशिश है। बिल्कुल, और ये प्लेटफॉर्म रोज बरोज तरक्की करे, ये तो दुआ है ही, साथ में वो इम्प्रूव भी कर रहा है। अब मैं डॉक्टर योगेश के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर योगेश जैन का परिचय अगर मैं एम्स के एल्यूमिनाई और पीडियाट्रिशियन की तरह कराऊं तो ये अधूरा ही होगा। आज जब हम सामुदायिक फैलाव की बात कर रहे हैं कोविड की, तो इनसे बेहतर कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में और कोई नहीं जानता। जन स्वास्थ्य सहयोग के जरिए इन्होंने बहुत मूल्यवान अनुभव हमें दिए। रचना इन्हें गुरुजी बोलती है और लगता है कि हम सबको, हमने गुरुजी मान लिया है योगेश जी। सो डॉक्टर योगेश ना कह के गुरुजी कह के ये बताइए कि त्योहार का क्या, आज हम त्योहार कर रहे हैं, तो त्योहार तो होली से चला आ रहा है, आज क्या हो गया, आज क्या हमें ज्यादा ध्यान करना है? शैला जी, ये आपको भी गुरुजी बोलूंगी, थोड़ा आगे आ जाइए, आवाज तेज चाहिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि त्योहारों का और पर्वों का हमारे जीवन में महत्व तो हमेशा से रहा है, और खासतौर पे जो दैनंदिन जीवन की जो नीरसता होती है उसको, उसमें विराम देने के लिए और एक परिवर्तन के लिए उसकी भूमिका रही है। तो वो तो रह ही है। उसके अलावा कुछ लोग अपने धर्म के अनुसार उसमें कुछ अलग उसको मनाना चाहें, या कोई और साथ मिलने का या मनोरंजन का साधन भी एक करते हैं, मन का रंजन। तो उस उद्देश्य से त्योहारों का भूमिका रही है पहले। और मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये तो एक हमारी जो जरूरत है वो त्योहार के अतिरिक्त और रूप से रोज में भी हम इसको पूरा कर सकते हैं, जो भी मन का रंजन करना है। तो उसमें जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहीं बोला था कि दिन को होली रात दिवाली मनाने की भी का भी तरीका है त्योहार का, और बजाय कि इसको सिर्फ एक विशेष दिन किया जाए, तो खासतौर पे ये जो रोगाणु से होने वाली महामारी में मैं ये कहना चाहूँगा कि त्योहार हम इस समय कोई खुशी मनाने के लिए तो कोई साधन, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी नीरसता को कम करने के लिए यदि जो करना है वो अपने मन के अंदर करें या अपने परिवारों के अंदर, बजाय कि इसमें इस समय जो हमारी कई बार कोशिश होती है, इच्छा होती है कि हम बाहर जाके करें, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके करें। तो कम से कम एक साल के लिए, अगर हम इस साल के लिए हम थोड़ा सा धैर्य रख सकें, बाहरी जीवन से रहकर अपने मन में ही अपने धर्म या अपने इच्छाओं को मनाते हुए मन का रंजन कर पाएं। तो ये त्योहार के लिए क्या कहते हैं कि वापस हम परिवार की तरफ जाने लगे। आजकल जो है हमारा परिवार से ज्यादा दिखावा हो गया है लोगों में। जब तक हमारी एक पार्टी नहीं होगी, जब तक 50 लोग नहीं होंगे, तो क्या कहते हैं आपके अपने परिवार में? आप मुझे बता रहे थे, आप हम सबको बता रहे थे कि जैन धर्म में किस तरह दिवाली मनाई जाती थी। हाँ, ये इस बात में ये है कि जो मैंने बचपन से देखा अपने परिवार में भी कि दिवाली का त्योहार में क्योंकि महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था आज ही के दिन, तो निर्वाण की जो उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, उसके लिए उसको उसमें मनन करना और उसको मनाना उस रूप में जरूरी था। और
उसमें ज्यादा दिखावे की या पटाखे या बहुत सारे लोगों का एक संग जुड़ना की ऐसी आवश्यकता नहीं थी। और क्या कम से कम इस साल के लिए हम उसी तक सीमित रखकर अपने त्योहार को मना पाए, दिवाली त्योहार को, और उसके बाद जो त्योहार आने उसमें भी हम ऐसे ही अपनी भावनाओं को रख पाए, तो एक अच्छे जैन के रूप में भी हम कर पाएंगे। जी। मुझे संजय जैन चौरड़िया ने कह रहे हैं कि प्रकृति ने संयमित रहना सिखाया है कोविड के बहाने। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और अब मैं जाना चाहूंगी डॉक्टर मीनाक्षी की तरफ। डॉक्टर मीनाक्षी एक सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट हैं और इनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी साइनस और एलर्जी के जो बीमारियां हैं उसमें रही है। मीनाक्षी, आजकल तो सर्दी भी है, साइनस भी है, फ्लू भी है और अब कोविड भी है, तो बताइए कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम त्योहारों की बात कर रहे हैं, हम वापस सवाल पे घूम के आएंगे। अगर हमें एक छोटी गैदरिंग घर में करनी है तो आपके हिसाब से क्या प्रिकॉशन है, क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं कि हम मन का रंजन करें पर तन को हम स्वस्थ रखें, ये बताइए। जी बिल्कुल। मैं इस बारे में आपको कुछ सलाह देना चाहूंगी कि हम ये त्योहार मनाएं। जैसे डॉक्टर योगेश जैन ने अभी हमें बोला कि हम सब त्योहार मनाना चाहते हैं और मनाना हमें चाहिए भी, क्योंकि हम सब इस समय परेशान और ग्रस्त हैं इस बीमारी की वजह से। तो एक त्योहार जो है एक हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वर्ष बिकॉज हम इस कोरोना के काल में जी रहे हैं, इसी में हमें त्योहार मनाने हैं, तो हमें इसमें बहुत संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी हमारे हाथ से निकल के और ज्यादा फैल भी सकती है। आने वाले महीनों में हम बहुत सारे त्योहार मनाएंगे। इस महीने से हमारे दिवाली और दिवाली के बाद हर धर्म के अलग अलग त्योहार शुरू हो जाएंगे। अगर हमने सतर्कता नहीं रखी तो ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल सकती है। इन त्योहारों के दौरान हम अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से मिलना चाहते हैं। अगर हो सके तो इनसे आप, जैसे हम आज इस वेबिनार के द्वारा मिल रहे हैं, तो ऐसे ही वर्चुअल मीडिया के थ्रू मिलने की कोशिश करें। आजकल हम सबके पास अच्छे नेटवर्क कनेक्शंस हैं, फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं। आई थिंक बेहतर यही रहेगा इस कोरोना की व्यवस्था को देखते हुए कि हम वर्चुअल मीडिया से अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से मिलें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आपके घर आएं, आपसे मिलें। तो हम तो यही सलाह देंगे आपको कि कोशिश करके उन लोगों से घर के बाहर कहीं ओपन एरिया में मिलें। जब आप ओपन एरिया में मिलते हैं तो इस जो वायरस का जो फैलाव है उसको हम थोड़ा सा कम कर पाते हैं। अगर आप घर के अंदर ही मिलना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग हैं, तो जो आपके गैदरिंग्स हैं उनको छोटा रखें, उन्हें बहुत ज्यादा लोगों को ना बुलाएं। आप ये कर सकते हैं कि घर का सबसे बड़ा हिस्सा, जो एक बड़ा कमरा है, उसमें ये गैदरिंग्स करें। ध्यान रखें कि हर जो आपका मेहमान है, जो आपके घर आपका परिवार का सदस्य आ रहा है, वो मास्क पहन के रखे। जब वो लोग बातचीत करें आपस में तो कोशिश करिए कि उनमें 6 फुट का डिस्टेंस बरकरार रहे। लोग आपस में एक दूसरे से सटे ना। कमरे के अंदर अगर आप कमरे में लोगों को बिठा रहे हैं तो कोशिश करिए कि कमरे के सारे दरवाजे और खिड़की खुले रखें, ताकि जो वेंटिलेशन है उस कमरे का वो बरकरार रहे। जितना खुला रहेगा वातावरण, उतना इसका जो वायरस का फैलाव है वो हम रोक सकते हैं। देन बातचीत करने से, जोर से बोलने से, साथ में गाने से ये पाया गया है कि ये वायरस और ज्यादा फैलती है। तो अगर इन चीजों को आप इस साल अगर आप ना करें तो हम ये समझते हैं कि ये बेहतर होगा और थोड़ा सा जो गैदरिंग्स हैं वो ज्यादा सुरक्षित रूप से हम कर पाएंगे। कई बार हम इन त्योहारों में बहुत तरह के व्यंजन बनाते हैं और हम अपने परिवार के साथ उनको शेयर भी करना चाहते हैं।
तो आप डिस्पोजेबल चीज़ें आजकल बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती हैं, उन डिस्पोजेबल चम्मच कटोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इनको डिस्पोजेबल को आप इस्तेमाल करें, उनको डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत ध्यान से करने वाली बात है, क्योंकि अगर कोई हमारे यहाँ मेहमान ऐसा आता है जिसमें इस इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो उसकी छुई हुई चीज़ों से भी ये वायरस जो है एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है। इसलिए उसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से बंद ढक्कन वाले कूड़ेदान में किया जाए, और वो कूड़ेदान ऐसा होना चाहिए जो हम पैर से खोल सके, बंद कर सके। कुछ ऐसी सरफेसेस होती हैं, कुछ ऐसी सतह होती हैं जहां लोग बार बार हाथ लगाते हैं, जैसे आप खाना सर्व कर रहे हैं तो टेबल छुई जाती हैं, दरवाजे लोग आते हैं तो दरवाजे छुए जाते हैं। तो ये ऐसी जगहें हैं जो आप बार बार डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और डिसइंफेक्शन का आजकल इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाजार में बहुत सारे तरह के डिसइंफेक्टेंट्स हमारी सरकार ने बहुत आसानी से उनकी उपलब्धता रखी है, और आप जाके हाइपोक्लोराइड या सैनिटाइजर खरीद सकते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन जगहों को सैनिटाइज करने के लिए। बाकी आई थिंक हम इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो हम एक सुरक्षित तरह से छोटी गैदरिंग्स, जितने कम लोग होंगे, जितने कम समय के लिए वो इकट्ठे होंगे, जितने आपस में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ 6 फुट के अंतर पे अगर वो बैठ के एक दूसरे से आराम से बातचीत करेंगे, तो हम इस छोटी गैदरिंग में वायरस के स्प्रेड को थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। शुक्रिया मीनाक्षी। बात वही है जो बार बार हो रही है कि क्लोज्ड और क्राउडेड स्पेसेस को अवॉइड कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जहां हम 6 लोग मिलते हैं तो ये होता है उसको भी बुला लेते हैं, उसको भी बुला लेते हैं। मुझे लगता है मैंने जो खासकर देखा ऑब्लिगेशन कि हम ना कैसे करें, वो ना करने की आदत हम हिंदुस्तानियों को नहीं है कि हमें बुलाया गया है तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हमें वो ना करने की आदत सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल अब मैं जाना चाहूंगी डॉक्टर रोशन जैन के पास। डॉक्टर शैला, एक मिनट, जी सॉरी, जी। क्योंकि हम लोगों ने आई थिंक शुरू कर दिया था। हाँ। तो श्री टीके जैन साहब एक बार सदस्यों को थोड़ा सा अगर बिल्कुल address बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उनका हमारा इंतजार कर रहे थे। मुझे असल में मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे। अच्छा, तो हम जो मेन अपने जो होस्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि श्री टीके जैन साहब को अनम्यूट कर दें और थोड़ा वो प्लीज हमें थोड़ा मार्गदर्शन दें। तो ये मैं कर रही हूँ, आस्क टू अनम्यूट और टेक्नोलॉजी। हाँ जी, जैन साहब आप ऑन हैं? हाँ जी। आप सभी का वर्तमान परिस्थितियों में इस जूम मीटिंग पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अच्छा प्रयास हमारा। मैं जो आज हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, हम समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे यहाँ क्या कमी है, उसे हम कैसे दूर करें, मैं इस विषय की एक भूमिका आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि सबको इसमें इस विषय पर बोलने का विस्तार से अवसर मिल पाएगा। वर्तमान के हालात में समाज एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हर व्यक्ति संशय के वातावरण में जी रहा है। कहीं न कहीं लोगों के आत्मविश्वास में कमी आई है। जिस महामारी के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसको लेकर एक दुविधा किसी विचित्र स्थिति बनी हुई है। आज के हालात में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना का विशेषज्ञ बन गया है। इस शरीर पर इतने प्रयोग किए गए हैं कि यह शरीर एक अनुसंधानशाला के रूप में लेबोरेटरी बन गया है। एक भ्रम का वातावरण और भ्रमित लोग, किसी भी अगर हम प्रियजन को फोन करते हैं
तो सबसे पहले हमें बच्चन साहब का डायलॉग सुनने को मिलता है, लोगों ने कितना काढ़ा पिया होगा, कितनी विटामिन सी की गोलियां खाई होंगी, पता नहीं कितना इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए उपचार किया होगा, फिर भी इस महामारी से हम मानसिक रूप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इस बीमारी को लेकर बहुत दावे किए जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि अगले महीने में स्थिति सुधर जाएगी, वैक्सीन आ जाएगा, इलाज हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई सही मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। आपका जो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का आत्मविश्वास जगाने, कुशल डॉक्टरों की राय जानने, अगर कोई तकलीफ हो जाए तो उसका समाधान पाने आज वेबिनार पर हमारे समाज के अग्रणी डॉक्टर पृथ्वीराज जी कुचेरिया की सुपुत्री रचना कुचेरिया, जो एक कुशल चिकित्सक हैं, एमडी हैं, उनके साथ उनकी टीम में कई विशेषज्ञ हैं। सभी डॉक्टरों के पास अपना अनुभव है, देश विदेश का जिन्हें ज्ञान है और सभी अपने क्षेत्र के पारंगत हैं, चिकित्सक हैं। उनके विचारों से हम लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आप दवा दे सकते हैं, लेकिन दवा के साथ मरीज को आवश्यकता होती है आत्मविश्वास की। जब तक व्यक्ति के पास अपना विश्वास नहीं होगा, तब तक वो किसी बीमारी से जूझ नहीं पाएगा। किसी ने कहा है, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, मतलब आशा है। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी श्वास जिंदा है। श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है, वही है जिंदा जिसका विश्वास जिंदा है। तो आज आप हमें ये बताएं कि हमारे में दवा के साथ हमारा विश्वास कैसे जागृत हो। रचना जी व उनकी टीम को इस रचनात्मक कार्य का जो उन्होंने प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और जो जागरूकता का एक मैसेज समाज में आप देना चाहती हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। बीमार न हो, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस बीमारी से के बाद मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर लोग हमें इस बारे में भी जानकारी दें। पहला तो ये पक्ष होगा कि बीमारी से कैसे बचा जाए। दूसरा पक्ष एक ये भी है कि जब बीमारी हो जाती है तो कोविड को लेकर कई मरीजों के पास स्ट्रेस की बीमारी हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्या है, मेंटल ट्रॉमा सेंटर की समस्या है, स्ट्रेस है, डायबिटीज की समस्या है, कार्डियक समस्या होती है, किडनी की समस्या है, और पता नहीं अन्य शारीरिक बीमारियां कितनी साइड इफेक्ट में हो जाती हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि आज इस डायलॉग को हम दो पक्षों में लें। पहले कैसे बचा जाए, और बचने के बाद जो मरीज इससे बच गया है, इसके बाद उसकी बॉडी में जो साइड इफेक्ट आते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, इन पर भी आप अपना प्रकाश डालेंगे। मैं दिल्ली समाज की तरफ से अपनी व्यक्तिगत तौर पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और इस तरह की जागरूकता समाज में आवश्यकता है। आज व्यक्ति संपन्न है, वो घर में बैठकर सब इलाज करना चाहता है, तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इस सब पर भी आप लोग चर्चा करेंगे। इन्हीं भावों के साथ आप सबके प्रति कृतज्ञता के भाव, हम सादर अभिवादन।
हमारे सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर तो सबसे पहले आए थे, यहाँ पर हम पहचान नहीं पाए, इसलिए हमसे गलती हुई कि हमने आप खुद बोलना शुरू कर दिया और आपको बाद में नंबर दिया। आज आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, इसीलिए जो बात हो रही है, आत्मविश्वास बढ़ेगा जब आप उन लोगों की बात सुनेंगे जो इस चीज से फ्रंट पे वॉरियर हैं, जो इस चीज से लड़ रहे हैं। तो जो वो बात, अमिताभ जो है वो ठीक है, वो एक हैसियत से, एक फिल्मी हस्ती के हिसाब से, बल्कि वो तो खुद कोविड से निकल के आए, उनसे हमें पूछना चाहिए कि आप सेकंड वाले उसमें बोलिए कि किस तरह क्या होता है जब निकल के आते हैं, लेकिन किस तरह से बचें, यही हम आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर रोशन जैन को अगला आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर रोशन जैन जो हैं वो एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। अब हम मानसिक रोग विशेषज्ञ नहीं कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बिकॉज जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे रोग से काफी हद तक बच सकते हैं। और इनके साथ तो सर एक पूरा वेबिनार हो सकता है, तो अगली बार जो है इन्हें अभी से आप पकड़ लीजिए। तो ये बताइए रोशन कि इस साल बहुत ही, मतलब सब कुछ बड़ा नेगेटिव सा ही रहा है, तो क्या लग रहा है, किस तरह से सब बाहर आए? इन त्योहारों का मतलब यही है, त्योहार का मतलब यही था कि जीवन की नीरसता कहीं दूर हो रही थी। तो आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि क्या हमें बड़ों को बच्चों को कहना चाहिए, बच्चों को अपने बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हम ये मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं कि हम इसे बीमारी ना बनने दें? जय जिनेंद्र सबको, आपको, डॉग जिनी टीम को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, मुझे बुलाने का और बात करने का मौका देने का। आपने शैला जी, आपने ठीक कहा कि साइकियाट्रिस्ट हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं, बोलने का मौका कम मिलता है, तो जब मिलता है तो छोड़ते नहीं बिल्कुल। और जरूरी है कि कोरोना की बारे में बात चलती रहे, क्योंकि 10 महीनों से चल रही है और सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं सबको पता है कि हमें क्या करना है। गवर्नमेंट हमको समझाती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र प्रधानमंत्री ने कई बार हमको समझाया है कि हमें क्या करना है, लेकिन सोशल मीडिया और कई दूसरे माध्यम से सबके पास इतनी ज्यादा नॉलेज और इंफॉर्मेशन आ गई है कि उससे डर और भय का माहौल बन गया है। तो हमें इतनी सारे बातें कोरोना के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और हाल ही में गवर्नमेंट ने भी बड़े अच्छे वीडियोस बनाए थे जिन्होंने बड़ी साफ सुथरी बातों से कहा था कि अपने भय को कम करना हो तो केवल 3 चीजें करनी है आपको, जो हम भूल जाते हैं बार बार, कि बाहर जाए तो मास्क पहने, भीड़ भाड़ में दूर रहे और जहां पे हाथ लगाए तो उसको हाथ धो दे। अब ये 3 चीजों को छोड़ के बाकी सब कुछ सब लोग कर रहे हैं, जितना कुछ हो सकता है सब कर रहे हैं। ये 3 चीजें भूल जाते हैं, हर जगह जगह पे लिखी हुई है और कई बार उसको दोहराई गई है। फिर भी हम ये बातें भूल के बाकी सब चीजें कर रहे हैं, तो उससे भय का माहौल बन गया है। और भय का माहौल बनने के बावजूद हमने, जैसे तेज करण जैन जी ने जो अभी बताया कि उम्मीद ना छोड़े और विश्वास ना छोड़े और दिमाग को अपने ध्यान में रहे, तो दिमाग को भूल जाते हैं और शरीर का ही याद रहता है हमें। सीरत भूल जाती है और शरीर याद रह जाता है, और दिमाग हम भूल जाते हैं। जो हमारा जो मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं जिसे ना, सेंटर जो हमारा है, उसको भूल जाते हैं। और उसको भूलने से क्या होता है कि कई सारी जो सोच विचार परेशानियां जो होती है वो बन जाती है बीमारी। और जब दिमाग की जो परेशानियां ना ठीक की जाए, उसको समझा जाए, तो उससे सारी जो तेज जी ने जो कहा है कि उससे सारी जो शारीरिक बीमारियां जो आती है वो आपके सेंटर से आती है। जैसे स्ट्रेस से हो जाती है डायबिटीज, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, आपके थायराइड प्रॉब्लम आ जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपके शरीर के सारी जितनी बीमारियां गिनानी है मैं गिना सकता हूँ, ये सारी केवल आपके आने वाले स्ट्रेस, आपकी ना कम की जाए एंजाइटी और बढ़ती जाती जो परेशानियां होती है, उससे ये सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो ये रूट है सब बीमारियों का। और जैन धर्म में सदियों से, ऋषभ देव भगवान से महावीर भगवान तक हमको ये समझाया गया है कि अब नई बात नहीं है,
अहिंसा, संयम और तप, कई सारी बातें हैं जो जैनिज्म में जो हमको समझाई गई है, लेकिन ये 3 जो बातें हैं जैनिज्म की, जैसे हम 3 गवर्नमेंट की बातें भूल जाते हैं, जैनिज्म की 3 बातें भी भूल जाते हैं कि अहिंसा, संयम, फास्टिंग और तप और मेडिटेशन, या आप उसका कोई अलग मीनिंग लेना हो तो ले सकते हैं। ये चीज हमारे धर्म में है, ये हम कई लोग भूल गए हैं कि हमें शोर शराबा पसंद आ गया। अभी मंदिरों में शोर होता है, त्योहारों में शोर होता है, संयम कम हो गया है, तप बिल्कुल कम हो गया कि हम ध्यान का धर्म है हमारा, शांति का धर्म है, तो हमने उसको अशांति में बना दिया है। हम सारी जैनिज्म की प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन इनका जो मूल है वो भूल गए। तो हमारा धर्म में त्योहार का मतलब शोर नहीं, शांति होती है। हमारे धर्म में त्योहार का मतलब होता है हिंसा कम करना, परिवार के साथ मिलजुल के एक दूसरे की परेशानी कम करनी, एक दूसरे को बढ़ावा देना, बातचीत करनी, दिया जलाना है, अपने घर में एलिमेंट्स लाना है, पूजा करनी है। तो ये सारी चीजें हम करते आ रहे हैं, लेकिन हम मौजूदा सोशल मीडिया जो टेक्नोलॉजी है उससे ये सब चीजें भूलते जा रहे हैं। अब ये सब भूलते जाते जाते हमें अब मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती जाती है, बढ़ रही है दिन ब दिन, क्योंकि हमारे धर्म में जो था कि हम अगर बैठ के तप करें, ध्यान करें, तो मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तो शारीरिक बीमारियां कम हो जाती है। अब जब हम शांति रखते हैं तो जो अशांति कम होती है, तो उससे हिंसा कम होती है, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे मन की हिंसा हो, चाहे बातचीत की हिंसा हो। तो ये सारी चीजें हम अपने जैन धर्म को अगर सोचना शुरू कर दे, जैन धर्म के बारे में समझना शुरू कर दे, तो त्योहार तो एक तरीका होता है अपने परिवार के साथ मिलने का, घुलने का, बैठने का, उसको शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। और एक दिवाली अगर शांति से मनाई जाए तो कम से कम जैन धर्म तो याद आ जाएगा। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कई दिवाली ऐसी मनानी चाहिए जहाँ के कुछ लोग ही मिलके कुछ अच्छा खाना खाए, कुछ पूजा करे, दिए जलाए और अगरबत्तियां जलाए, उतना काफी होता है। लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को लग रहा है कि हमारे से सब कुछ छिन गया है। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ छिन गया है, ये टेम्पररी सिचुएशन है, इसमें डर भय से कुछ निपटने वाला नहीं है, क्योंकि डर भय से खाली बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि इस मौके पे हमको ये ऐसा मौका मिला है कि अपने मन को जरा ध्यान दें, अपनी शांति का ध्यान दें, अपने परिवार की शांति का ध्यान दें, और बाकी सबको बचाने का सोचे कि हम क्या कर सकते हैं कि बाकी सब बचे रहे, सेफ रहे, अपना परिवार, अपना समाज, अपना संघ सेफ रहे, तो बाकी सब कुछ सेफ हो जाएगा। दिवालियां तो आएगी जाएगी, कई त्योहार भी आएंगे, मनाते जाएंगे, लेकिन मन की शांति अगर मिल जाएगी तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा। तेज जी ने बहुत अच्छे कहा कि विश्वास ना खोए और ना उम्मीद ना हो जाए, तो सब कुछ, तो त्योहार अच्छा हो जाएगा। शैला जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शैला जी आप हैं? आपकी आवाज बंद है शैला जी। डॉक्टर रचना कुछ कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। बहुत ही अहम जो चिकित्सा का पहलू है बुजुर्गों की जेरिएट्रिक हेल्थ केयर, जो सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि होता ये है कि मैंने ये देखा है कि 10 डॉक्टरों को दिखा के 50 तरह की दवाएं चल रही हैं, पर किसी ने उसको ये नहीं देखा कि क्या करना है। और दूसरा जो मैंने एक देखा कि शुरू में जो जिंदगी एक आम चल रही थी, जैसे सारे बुजुर्ग मंदिर जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, भजन कीर्तन करते थे, वो सब घर में बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सरसाइज था, वो जो मिलाव जुलाव था, उस पर बहुत फर्क पड़ा है। तो एज अ जेरिएट्रिक केयर एक्सपर्ट, आप जो हमारे बुजुर्गों से मिलती हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त उनकी सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, त्योहार या ना त्योहार? आज जब 8 महीने हो गए हैं तो हमें करना क्या चाहिए? बिल्कुल सही। और तेजकरण जी ने जो 2 प्रश्न भी मेरे सामने और हमारे सामने रखे हैं, उनको भी मैं कोशिश करूंगी कि आपने कहा बचाव कैसे है और अगर कोविड हो जाए तो उसके बारे में भी कुछ बताया जाए।
तो मेरा एज एक जीपी के नाते और जो कि घरों में भी लोगों को, बड़े बूढ़ों को देखती आई हूँ 10 साल से ऊपर, मेरा काम 75 से 80 वर्ष के ऊपर वाले सीनियर सिटीजन जिन्हें कहते हैं, उनके साथ बहुत मेरा काफी अनुभव रहा है। और इस कोविड पैंडेमिक के समय जबकि सबका ही जाना अनिवार्य हो गया था या ना जाना हो गया था, क्लिनिक, अस्पताल वगैरह, अगर जरूरत नहीं है, खासकर इस एज ग्रुप की बात तो हर जगह आती है कि 65 से अगर ऊपर है मत बाहर निकलिए, ये मत करिए, वो मत करिए। तो इसीलिए कुछ बातें, एक बहुत सारी बातें हैं कहने की, बट 2 खास मुद्दों पे आज मैं बात करना चाहूंगी जो कि काफी जरूरी है और आम बातें नहीं की जाती इनके बारे में। एक है दवाइयां और दूसरी है व्यायाम। दवाइयां इसलिए भी, दवाओं पे या मेडिसिन पे इसलिए भी एक मेरा जैसे कहते हैं कि अलर्ट आया या रेड फ्लैग आया कि कुछ दिन पहले डॉक्टर जिनी के जरिए ही कुछ लोगों ने मुझे कोटा से कंसल्ट किया। 80 साल के हस्बैंड वाइफ थे, उनके बेटे अमेरिका में थे और उनको 10 या 12 दिन हो गए थे कोविड हुए, घर में थे, ठीक थे सब, ऑक्सीजन वगैरह जो आप पढ़ ही रहे हैं आजकल, सब कुछ ऑक्सीजन ठीक था, बुखार नहीं था, खा पी रहे थे। ऐसी स्थिति में घर रहना ठीक है बिल्कुल, और एक डॉक्टर की निगरानी अगर हो तो बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति में उनको कहीं से सलाह मिलके करीब 10 दवाइयां कोविड की उनको दे रखी थी। उसमें 3 एंटीवायरल, 3 तरह के एंटीबायोटिक, एंटीपैरासिटिक, आजकल सबको ही आम नाम पता लग गए हैं, HCQS से लेके फैबीफ्लू से लेके आइवरमेक्टिन, ऊपर से उनको स्टेरॉइड भी दे रखा था, जो कि आप लोगों ने नाम सुना है न्यूज़पेपर्स में जरूर इस चीज का कि इससे कुछ हेल्प मिल सकती है। बट ये बहुत ही एक ट्रिकी, बहुत ही सावधानी से देने वाली दवाई है, जो कि मेरे हिसाब से अस्पताल में दी जानी चाहिए। तो इनको स्टेरॉइड भी मिल चुका था, नहीं तो ये हानि भी कर सकती है। और इनको ब्लड थिनर की एक कैटेगरी होती है दवाई की, उसमें एक काफी कुमोडिन, वारफरिन के नाम से दवाई होती है, जिसकी काफी खतरनाक साइड इफेक्ट है। जिनको देनी है उनको देनी पड़ती है, बट हर जना जो कोविड का है उसमें बिल्कुल भी ये देनी नहीं है। तो उनको आउट पेशेंट में भी ये बाहर, अस्पताल के बाहर भी ये दवाइयां दी गई थी। तो इसलिए शायद ये प्रिवेंशन की बात नहीं है, बट प्रिवेंशन उस तरह से या बचाव उस तरह से कि आपको दवाई से खतरा ना हो, दवाई से और नई तकलीफें, ऊपर से तकलीफें ना आ जाएं जो पहले से आपको होनी ही नहीं थी। तो इसमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई कोविड की बात, और जो आजकल कई इलाज चल रहे हैं। मोटी बात ये है कि कोविड का इस समय पक्के रूप से कोई इलाज नहीं है। मैं बाहर, अस्पताल के बाहर की बात करती हूँ, और अस्पताल के अंदर की अगर बात की जाए तो 2 एक चीजें, ऑक्सीजन, थोड़ा रेमडेसिविर नामक दवाई का 2 तरफ से डेटा आ रहा है, तो वो यूज की जा रही है। और अभी जो कुछ डेटा है प्लाज्मा का, वो भी कोई खास जिसे कहते हैं इनकरेजिंग या कह रहा है कि भाई हाँ ये बिल्कुल रामबाण है, ऐसा नहीं आया है। तो मोटी तौर पे कोई पक्का मेडिकल साइंस में इस समय इलाज नहीं है कोविड का। एज आई सेड कि मैं तो अस्पताल से बाहर ही मरीज देखती हूँ, तो ये आपको कहती हूँ। अच्छा, अब आप घर में हैं, अपने डॉक्टरों से मिल नहीं पा रहे, और जैसा कि तेजकरण जी ने कहा कि बहुत सारे सदस्य हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और कई बीमारियां हैं। तो दवाइयों के बारे में ये कुछ चीजें घर वाले भी आप लोग सतर्क रह सकते हैं, और अपने जो वृद्ध सदस्य हैं घर में, या जिनकी बहुत दवाइयां चल रही हैं, इस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं। क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, कौन सी दवाइयां चल रही हैं। भाई पर्चे पे मुझे हर मरीज दिखाएगा ये मेरी 10 दवाइयां हैं। जब मैं कहूंगी कि मुझे दवाइयां दिखाइए, तो 80% लोगों में जो दवाई खा रहे हैं और जो पर्चे पे लिखा है वो मेल नहीं खाती। कभी ऐसा हो जाता है, नीली गोली विटामिन की है, नीली गोली ब्लड प्रेशर की है, आप 2 विटामिन की गोली लिए जा रहे हैं समझ के कि वो ब्लड प्रेशर है, शायद देखने में कमी, समझने में कमी, या पर्चा फट गया हो और ब्लड प्रेशर की दवा जा नहीं रही, या उल्टा भी हो रहा है कि आप डबल ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, जो कि काफी खतराजनक बात है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो लिखा है, जो कहा गया है और जो ले रहे हैं, उसमें मेल करना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में दवाइयां वापस खत्म हो जाती हैं, भरी जाती हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। दूसरी चीज डुप्लीकेशन, या जिसे कहते हैं द्विगुणन। मैंने जैसे बताया कि 2 बार विटामिन खा लिया या 2 बार ब्लड प्रेशर की दवाई खा ली, ये भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तीसरी चीज मैं कहूंगी कि दवाइयों का ही खराब असर।
एक तो मैंने आपको कोविड का उदाहरण दिया ही कि वो इतनी सारी दवाइयां कोई फायदा नहीं कर रही बल्कि नुकसान ही करेंगी। जो आदमी अस्पताल नहीं जाने वाला था, अब दवाई के खराब असर से उसकी तबीयत खराब होने का खतरा है, वो अस्पताल पहुंच सकता है। ठीक है, तो दवाइयों का खराब असर, इसे हम मेडिकल टर्म में प्रिस्क्राइबिंग कैस्केड कहते हैं। जैसे एक आपको उदाहरण देती हूँ, आम दवाई है एमटेस, एम्लोवैस, बहुत लोगों ने सुनी होगी इसके नाम, ब्लड प्रेशर की दवाई है, काफी आम है। अब इससे एक साइड इफेक्ट है, थोड़ा मामूली ही है, कि पाँव में सोजिश हो जाती है। कई बार मैं देखती हूँ इस सोजिश को खत्म करने के लिए किसी और प्रचारक ने, किसी और डॉक्टर ने, या कई तरह के आजकल लोग बैठते हैं डॉक्टर ना भी हों, एक और दवाई जिसे कहते हैं डायूरेटिक, जो पानी किडनी से रिलीज करती है, वो दे रखी इसको खत्म करने के लिए। अब कारण तो वो एमटेस है, वो आपको जानना है, ये नहीं कि एक और दवा उसके ऊपर से डाल दी और खतरा कर दिया मरीज को। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और फिर जैसे कि मैंने और एक और जो समस्या फिर से बताना चाहूंगी कि कई बार पर्चों में, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दवाई का रेगुलेशन मेरे हिसाब से थोड़ा काफी कम है और काफी इसमें काफी सुधार भी आ सकता है। अब टेल्मा एक दवाई है, टेल्मा ले रहे हैं तो टेल्मा, बट कई बार मैं देखती हूँ टेल्मा एच हो गया, टेल्मा एम हो गया, लोगों को पता नहीं लगता केमिस्ट ने कौन सी दे दी। अब वो टेल्मा एच होके वो 2 दवाइयां हो गई, तो उसकी प्रॉब्लम आ गई। और आखिर में एक दर्द की दवा बहुत कॉमनली, बहुत आम लोग ले लेते हैं, इस उम्र में कई सारे दर्द, घुटने वगैरह होने लगते हैं, तो फ्लेक्सोम, कॉम्बीफ्लैम, ये सब बहुत आम दवाइयां घर में रखी रहती हैं। बहुत बहुत सावधानी बरतनी है, खास करके मैं कहूँ 65-70 की उम्र के बाद इन दवाइयों में बहुत खास सावधानी, गुर्दों की तरफ से, पेट की जलन की तरफ से, पेट में ब्लीडिंग होने की तरफ से। तो एक दवाइयों की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करती हूँ। और दूसरा मेरा टॉपिक, शैला जी अगर 2 मिनट और दें, तो व्यायाम के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। व्यायाम, डॉक्टर रचना एक और सर्कल लेके आते हैं, फिर हम वैक्सीन जरूर। मैं डॉक्टर योगेश की तरफ जाना चाहती हूँ। हाँ जी, डॉक्टर योगेश गुरु जी, ये बताइए कि लोग सिम्टम छुपाने लगे हैं। अब ये हो गया है कि कहीं ना कहीं कोविड फिटीग आ गया है, या अभी थोड़े दिन पहले तक ये हो रहा था कि दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल थे उसमें बेड पूरे भरे हुए थे, पर दिल्ली वाले नहीं थे। तो भाई ये दिल्ली वाले नहीं थे तो ये कोविड लेके आए कहाँ से? तो आपको क्या लग रहा है कि अब आज हम किस सिचुएशन पे हैं? मैं कल स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक देख रही थी, 3 साल चला था, तो हमें ये क्यों लग रहा है कि आज का पेंडेमिक जो है वो 4 महीने में 31 दिसंबर या दिवाली पे खत्म हो जाएगा? एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सन, व्हाट डू यू से? मैं तो जो मध्य भारत के छोटे शहर और ग्रामीण अंचल के आधार पे कह सकता हूँ कि ये तो लोगों की उम्मीद के कारण है। हमें इंसान प्रायः जितनी उम्मीद करनी चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा उम्मीद करते हैं कि शायद जो परेशानी है वो जल्दी निपट जाएगी, और जिसकी शायद जो उचित नहीं है, तो उस रूप से लोग अभी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 1 महीने में, नहीं तो शायद 2 महीने में ये बीमारी स्वतः ही कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि गलत तो है ही। और उसके साथ साथ जो लोगों का वैक्सीन के प्रति जो रुचि है और जो उससे उम्मीद है कि वो आएगी कुछ समय में और हमको सब मिलेगी और उसके बाद ये बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिसके कारण बाकी लोग जो उपाय करने चाहिए वो भी उसको भूल जा रहे हैं। और अभी त्योहार के माहौल में तो और ज्यादा ये परेशानी देखने में आ रही है कि जो ध्यान और जो दूसरी कमी हम इंसानों में है कि हम कोई भी क्राइसिस के लिए, कोई भी आपदा के लिए कुछ समय तक ही तैयारी कर पाते हैं। ऐसा होता कि हमें आदत ही नहीं है कि कोई परेशानी के लिए हम 1 साल तक चिंता करते रहें या 8 महीने के लिए। अगर हम कोई महामारी आती भी है, जैसे पेचिश आई, तो उसमें हम 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए लोग तैयारी करते हैं। तो एक रूप से एक पूरे सिस्टम में एक थकान आ गई है कि जो रोकथाम की तरफ या ध्यान की तरफ, तो उसमें उस कारण भी लोग अब अस्पतालों में और बाकी चिकित्सकों से जो उनकी अरुचि या जो अविश्वास है वो भी झलकता है कि अब लोग जो लक्षण होते भी हैं तब भी नहीं जा रहे। तो डॉक्टर मीनाक्षी ने जैसे बताया था कि क्यों जाना चाहिए और किस परेशानी के लिए जाना चाहिए, जिससे शायद वो और प्रकाश डाल पाए, तो हमको
लक्षण दिखाने से जब हो, तो अगर वो साधारण लक्षण तो जांच कराकर घर पे ही इलाज हो पाएगा। ऐसी व्यवस्था तो सरकार ने अब बनाई दी है, तो उसमें दोबारा विश्वास बनाने के लिए जरूरी होगा। लेकिन मोटे तौर पे जब तक इंसान की जो ये हमारी जो सीरत है कि हम ज्यादा उम्मीद भी करते हैं कई बार जरूरत से ज्यादा, और दूसरा कि हमें थकान सी जो हो गई है, अपने रोकथाम के तरीके अपनाते हैं, उससे भी हमको निपटना पड़ेगा ताकि हम आगे जीवन चला पाएं। शुक्रिया डॉक्टर योगेश। तेजकरण सर, हम तो लग रहा है कि घंटे भर तो हम यही बात करते रहेंगे, तो लग रहा है कोविड सिम्टम्स के लिए आपको फिर सबको एक बार बुलाना पड़ेगा। इस वक्त मैं डॉक्टर मीनाक्षी के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर मीनाक्षी, जैसे अब ये सर्दी का सीजन शुरू हो गया है, तो आम कफ और कोल्ड भी शुरू हो गया है। तो जैसे मैं डॉक्टर योगेश से पूछ रही थी कि लोग सिम्टम छुपाने लगे हैं, तो आम कफ और कोल्ड से एक नॉर्मल आदमी, एक घर पे बैठा हुआ आदमी किस तरह डिफरेंशिएट कर सकता है? और फ्लू वैक्सीन लगाने का सीजन अब आ गया है, तो क्या एल्डरली को लगा लेना चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को? थोड़ा इसके बारे में बताएं। मैंने अपना फ्लू शॉट आज ले लिया है, तो ये अब क्या टाइम है, करना है? बिल्कुल डॉक्टर शैला, आपने बिल्कुल सही किया कि आपने अपना फ्लू वैक्सीन आज लगा लिया, क्योंकि जो आने वाला समय है उसमें कोविड तो हमारे साथ रहने ही वाला है, और साथ में फ्लू भी उनका साथी बनने वाला है। सो ये भी बहुत मुश्किल है एक इंसान के समझने, और जरूरी भी है कि एक इंसान समझ पाए कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो फ्लू की वजह से हैं कि वो कोविड की वजह से हैं। जहां तक अभी तक हमने देखा है इन पिछले 6-8 महीनों में, सिम्टम्स उनके काफी हद तक एक से हैं। अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया है उसमें ये पता चला है कि जैसे एक तो नाक की जो सूंघने की क्षमता है, या जो हमारे जबान की एक स्वाद की क्षमता है, ये एक दो सिम्टम्स हैं जो कोविड में ज्यादा मिलते हैं, और फ्लू में इनका जो होना है वो कम है, अगर हम उसको कोविड से कंपेयर करने की कोशिश करें। दूसरा चीज, कोविड के अधिकतर मरीज जो हैं वो हमारे पास बुखार लेके आते हैं। बुखार, गले में खराश, बदन दर्द, ये ज्यादा कोविड के सिम्टम होते हैं। फ्लू वाले मरीजों में अधिकतर नाक के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, जैसे छींकना, नाक का बहना, सर में हल्का सा दर्द रहना, हरारत रहना। बट मैं दोबारा ये बात कहना चाहूंगी कि ये दोनों सिम्टम्स जो हैं, ये दोनों बीमारियों के सिम्टम्स काफी हद तक कॉमन हैं। तो अगर तो क्या आपको लगता है कि जैसे नॉर्मली जैसे छींक आती है, ज्यादा होता है, तो लोग एंटी एलर्जिक, इस सीजन में हमारे पास एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बहुत आता है, हम बहुत एंटी एलर्जिक देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो एंटी एलर्जिक लेना चाहिए? खुद घर पे बैठ के लोग सेट्रिजिन, एलेग्रा लेते हैं, क्या वो कोविड के सिम्टम्स को हाइड करेगा? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जहां तक छींकों का और रनिंग नोज का सवाल है, वो हम कोविड में इतना नहीं देख रहे हैं। हालांकि नेजल कंजेशन है, लोगों की नाक लोग महसूस करते हैं कि बंद हो गई है, सर में भारीपन भी वो लोग महसूस कर रहे हैं। आजकल ऐसा है ना कि जो आप एंटी एलर्जिक्स की जिनकी बात कर रही हैं आप डॉक्टर शैला, वो तो मरीज हमारे पास लेने आता ही नहीं है। वो केमिस्ट उनको डायरेक्टली दे देते हैं और मरीज अपने आप से खाना शुरू कर देते हैं। सेट्रिजीन एक ऐसी दवाई है जो मेरे ख्याल से हमारे गली में हर बच्चे को भी पता होगी कि सेट्रिजीन खाई जा सकती है। बिल्कुल। तो सेट्रिजीन तो कंटेंशन में है ही नहीं, ठीक है ना। आजकल तो लोग बड़ी चीजों की बात करते हैं, जो जैसे डॉक्टर रचना कुशेरिया ने अभी बोला कि वो तो स्टेरॉइड की और रेमडेसिविर की बात करते हैं कि ये लेनी चाहिए कि नहीं। तो सेट्रिजीन तो बहुत वैक्सीन के बारे में आपका क्या कहना है कि जो हमारे एल्डरली हैं उन्हें क्या फ्लू शॉट ले लेना चाहिए? बिल्कुल यही समय है, क्योंकि फ्लू वैक्सीन जो एक्टिवेट होने में, उसकी जो इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। तो और फ्लू का सीजन हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तो ये बिल्कुल जरूरी है कि हम सब फ्लू का वैक्सीन लगाएं, स्पेशली जो आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, जो और किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनकी इम्यूनिटी लेवल लो है, उनको ये वैक्सीन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया तेजकरण सर, ये बात आपको हमारी तरफ से सबको बोलनी पड़ेगी कि ये एक अभी तक हमारे देश में ये चलन नहीं है, फ्लू वैक्सीन का चलन नहीं है, लेकिन जब कोविड भी उसी सिस्टम को सिम्टम्स ला रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सबको
फ्लू वैक्सीन आप लोग अपने समाज में इसकी थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाएंगे तो हमारा काम एक्सपेरिमेंटल नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। शुक्रिया मीनाक्षी। और जहां हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टर रोशन आप तक आती हूँ। सिम्टम कब बीमारी बन जाता है? अभी तक तो डिप्रेस्ड मूड की बात हो रही है कि भाई चारों तरफ, देखिए कल परसों से दिल्ली में, आप तो लंदन में बैठे हैं लेकिन यहाँ भी अब कोहरा सा छाने लगा है, दिल नहीं कर रहा है बाहर जाने का। तो कब वो डिप्रेस्ड मूड डिप्रेशन बन जाता है? उसका कोई तरीका है ढूंढने का, कोई बात करने का? क्योंकि खासकर एल्डरली, देखिए आजकल क्या हो गया, सब घर में बैठे हैं। इतना टाइम तो मैंने अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ 25 साल में नहीं गुजारा जितना पिछले 8 महीने में गुजार लिया। तो कहीं ना कहीं वो एक कनक आ रही है। तो क्या उसको चेंज करें, किस तरह चेंज करें, किस तरह लगे कि नहीं अब ये हमें रोक देना है? हमने जितने भी अभी तक सेमिनार किए सब में यही समझाया लोगों को कि अब पिछले 10 महीने में 80 लाख केसेस है कोविड के, लेकिन कोविड से जो भय बैठा है, हमारी परेशानी बैठी है मन में, उससे मुझे लगता है कि 50 से 70% 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेस्ड मूड से पीड़ित है। तो उसका मतलब ये हो गया कि 60 से 70 करोड़। उसका अगर 10% भी अगर लगा ले कि 10% लोग उसमें बीमार होने वाले हैं, केवल परेशान नहीं बीमार, तो वो 10-12 करोड़ हो गए। तो वो कोविड इन्फेक्शन से जो पीड़ित है उससे कई ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम उसकी ज्यादा बात करते नहीं। तो आपके माध्यम से ये बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां बहुत सारी होती है, सबसे कॉमन होती है उसमें डिप्रेशन और एंजाइटी, यानी परेशानी और चिंता। अब डिप्रेशन का तो कोई वर्ड ही नहीं है हिंदी में, और लेकिन फिर भी कि परेशानी की बीमारी है। तो परेशान हम सब होते हैं। हम, हमारे जब जीवन में तकलीफें आती है, कुछ छूट जाता है, कोई हमारे से गुजर जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, तो परेशान सब हो जाते हैं। तो वो पासिंग डिप्रेशन, डिप्रेस्ड मूड बोलते हैं कि हम मायूस हो जाते हैं लेकिन उससे उभर आते हैं कुछ हफ्तों, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में उससे निकल जाते हैं बाहर। जब अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करे, जब और कुछ करे, किसी से बात करे, तो उससे हम बाहर निकल जाते हैं। तो वो मायूसी से निकल जाता है बाहर। लेकिन अगर मायूसी से आदमी औरत बाहर ना निकल पाए कि कई हफ्तों तक, मेडिकल प्रैक्टिस में हम लोग बोलते हैं कि 2 हफ्ते तक अगर आपका मूड परेशान रहे, डिप्रेस्ड रहे और उससे आप निकल नहीं पाए, डिस्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी, बातचीत करने के बावजूद भी, सुबह उठते ही अगर आपका मायूसी रहती है बहुत ज्यादा, दिन भर आपको थकान रहती है, बॉडी में ज्यादा कुछ काम नहीं किया फिर भी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, आप जिस चीज आपको जिस संतोष मिलता था उससे मिलता नहीं है, जिस चीज से मजा आता था उससे मजा नहीं आता। जैसे टीवी देखते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन टीवी देखने के बावजूद भी अच्छा नहीं लगता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं। उसके अलावा नींद कम हो जाना, वो जो सब के सब लोग मान जाएंगे कि सबकी नींद कम है, लेकिन नींद कम हो जाना कितने घंटे, कम से कम 1-2 घंटे अपने आम वक्त के पहले उठ जाना। जैसे 6 बजे उठने वाला आदमी 4 बजे उठ गया और फिर नींद नहीं आ रही है, और रात को सोने की कोशिश कर रहा है तो सो नहीं पा रहा है, कई घंटे लग जाते सोने में, सो गया तो रात को कई बार जग जाते हैं, और तो मतलब कि सोने में तकलीफ, जगने बार बार जग जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग, और उसके अलावा जो नींद की जो टाइमिंग होती है वो भी कम हो जाती है। क्या आमतौर पे हमको 6 से 8 घंटे की जरूरत होती है हर उम्र के इंसान को, लेकिन 6 घंटे से कम सोने लगता है आदमी, औरत, भूख नहीं लगती, जबकि खाना स्वादिष्ट बना है, दिवाली पे स्वादिष्ट खाना पड़ा है लेकिन आपको खाने का मन नहीं कर रहा, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे बोलते हैं। और साथ में मायूसी की सोच विचार, नेगेटिव थॉट्स, जो सब कुछ ठीक चल रहा है तो भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ करने का मतलब नहीं है, और इससे हम निकल नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है जैसे अटक गए किसी चीज में। तो वैसी अवस्था में जब आदमी पहुंच जाता है कि हमेशा डिप्रेस रहता है, सोता नहीं, खाता नहीं, जिस चीज से मनोरंजन से भी जो संतोष मिलता था वो मिलता नहीं, तो ये सारी जब चीजें 2 हफ्ते से ज्यादा चलती रहे तब वो बन जाती है डिप्रेशन की बीमारी, तब वो परेशानी नहीं रहती, क्योंकि परेशान होना तो हमारा स्वभाव है कि हमें खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है, लेकिन गम, जब खुशी भी नहीं टिकती और गम भी नहीं टिकता, लेकिन जब डिप्रेशन हो जाता है तो हमको लगता है कि ये जो गम है ये निपटेगा नहीं, ये अब मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, तो वो बन जाती बीमारी
उसके लिए कई प्रयास करने होते हैं। जो मैंने पहले बताया था कि सबसे पहला प्रयास ये है कि उसके बारे में सोचे कि जैसे मुझे शारीरिक बीमारी हो सकती है वैसे मानसिक परेशानी हो सकती है और मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो उससे भागे नहीं, उससे डरे नहीं और उससे शर्माए भी नहीं कि मानसिक परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहली सिंपल बात है कि अपने परिवार से, अपने मित्र से, अपने लोगों से बात करें। जब मन हल्का होता है, जब दिल हल्का होता है तो आधी बीमारियां कम हो जाती है। और कई पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि हमारे जो दिमाग में जो विचार होते हैं, हमारे जो भय होते हैं, वो निकालने के हमारे पास केवल 2 ही तरीके हैं। एक होते हैं आंसू और दूसरी होती है जबान। तो आंसू हम बहाना नहीं चाहते और अपनी परेशानी के बारे में बात नहीं करना चाहते। तो ये तीसरा कोई तरीका नहीं है निकालने का सोच विचार डर का ना। तो बात करें अपने परिवार से, और उससे भी अगर ठीक नहीं होता है और आप 2 हफ्ते से ज्यादा आपका डिप्रेशन चल रहा है तो एडवाइस ले, कंसल्ट करें लोगों से। तो जैसे हम साइकेट्रिस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, सुनने में एक्सपर्ट होते हैं, तो आप उनसे बात करेंगे तो जहां केवल बात से ठीक हो सकता है तो बात से ठीक करेंगे, थेरेपी जिसे बोलते हैं साइकोथेरेपी। और जहां दवा की जरूरत है दवा लेंगे, और लेकिन ज्यादातर लोगों में दवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो दवा का और बातचीत का और साइकेट्रिस्ट से डरे नहीं और अपने मानसिक परेशानी और मानसिक बीमारियों से डरे नहीं। तो बात करना शुरू करें, और जहाँ पे नहीं लगता है कि बात बन नहीं रही है परिवार से, दोस्तों से, तो कंसल्ट करें। अब डॉग जिनी जैसे माध्यम से सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहां बैठे हैं अपने पलंग पे ही बैठे बैठे कंसल्ट करें और पलंग पे ही बैठे बैठे ठीक हो जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आने की जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया के कई दूसरे प्रयास होते हैं। सबसे बड़ा प्रयास ये है कि टेक्नोलॉजी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, तो अपनी सारी प्रॉब्लम में कम हो जाती है। अब ये टेक्नोलॉजी हमको तकलीफ दे रही है, अब डॉग जिनी के माध्यम से और ऐसे माध्यम से है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करें ताकि हमारी परेशानियां कम हो, बढ़े नहीं। देखिए, इस कोविड ने हम सबको, हमारे सारे सीनियर सिटीजन्स को जूम पे आना सिखा दिया, और अब जो है हम सब कितने आराम से बात कर रहे हैं। डॉक्टर रचना, शुक्रिया डॉक्टर रोशन, 2 हफ्ते का आप जो है वक्फा दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं कि अगर 2 हफ्ते में अपने आप को नहीं ठीक कर सकते तो आपके पास हम जरूर पहुंच जाएं। डॉक्टर रचना, आप किसी से भी बात करें। वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन का नाम बताएं जो हम अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, कहाँ लगवा सकते हैं, कितनी डोसेस हैं, क्या उसका दाम है, और उसके बाद भाई एक्सरसाइज पे आ जाइए। मुझे डांट पड़ गई है यहाँ पर कि वो एक्सरसाइज दिखा रही थी, आपने हटा दिया। मैंने कहा वो दिखा नहीं रही थी। उसके लिए एक और जूम। इन्फ्लूवैक मैंने चैट पे लिख दिया। इन्फ्लूवैक एक ब्रांड है, कई और ब्रांड्स हैं, इस समय मुझे वही याद आ रही है, पर फिर हम बता सकते हैं बाद में समाज में। तो वैक्सीन का 1 डोज लगेगा और एक छोटे एज ग्रुप में फिर 2 भी लगता है। मेरी सलाह ये रहेगी कि किसी भी वैक्सीन के लिए आप इसके लिए करना पड़ेगा पास के कोई क्लिनिक, या हो सके क्लिनिक ही जाएं, बड़े अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत स्मॉल % चांस होता है कि वैक्सीन का रिएक्शन हो सकता है, बहुत ही मामूली होता है, बट है रियल। इसीलिए घर पे ना लगवाएं, कोशिश करके एक ठीक से सेंटर पे जाके और वैक्सीन लगवा लें। दाम का तो यह है कि अलग अलग जगह अलग हैं प्राइसेस इस चीज के। तो वैक्सीन के बारे में मैंने एक ब्रांड बता दिया। और अब जिनका सवाल भी था कि व्यायाम के बारे में, और डॉक्टर रोशन ने बहुत अच्छा कहा कि 1 मिनट के लिए, क्योंकि व्यायाम का ताल्लुक भी है स्ट्रेस के साथ और डिप्रेशन के साथ। मैं यही कहूंगी कि एक समाज में थोड़ा संकोच होता है कई बार इस चीज के बारे में कि साइकाइट्रिस्ट से बात नहीं करनी, मानसिक परेशानी की बात नहीं करनी, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। जिस तरह की हम चिकित्सक बॉडी के पैटर्न, शरीर के पैटर्न रिकॉग्नाइज करके उसको देख के आपको एक डायग्नोस देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, उस तरह मानसिक जो चिकित्सक हैं जैसे डॉक्टर रोशन और कई अन्य, वो आपके दिमाग के पैटर्न को देख के उसमें आपको कई तरह की एक्सपर्ट अच्छी बातें बता सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा बिना दवा के भी इलाज है। उसी से मैं व्यायाम पे आती हूँ, क्योंकि ये मेडिकल साइंस में ये बिल्कुल प्रूवन है कि अगर आप व्यायाम करते हैं तो उससे जो डिप्रेशन के लक्षण हैं वो कम हो जाते हैं, उतने ही जितने एक दवाई से होते हैं। तो इसका कंपैरिजन किया गया है स्टडीज में, डेटा में, और एक मात्रा में व्यायाम जैसे कि करीब 30 मिनट 5 दिन सप्ताह में अगर किया जाए ठीक से, तो वो उतना ही असर करेगी जितनी एंटी डिप्रेसेंट, ये भी किया गया है। तो 2 मिनट व्यायाम पे इसलिए भी कोविड के पैंडेमिक और इस समय कहना जरूरी है, क्योंकि हम सब की और खासकर सीनियर सिटीजन्स की
जो, और हम सब की, जो रोजमर्रा आप नॉन सेडेंट्री इधर उधर जाते थे, कभी बाजार चले गए, कभी कहीं चले गए, वो सब Alert खत्म हो from गया। Google Chrome, NDTV. सॉरी, तो ये थोड़ा सा ये सबका ही खत्म हो गया है। तो ध्यान ये रखना है कि व्यायाम बना रहे और जो खाना है वो थोड़ा सा संयम से और थोड़ा कम ही हो जाए, बिकॉज जो भाग दौड़ है, इधर उधर का जाना है, चाहे वो बच्चों का है, चाहे वो यंग एडल्ट्स का है, जो स्कूल जाते थे, स्कूल में कई तरह की चीजें करते थे, वो सब खत्म हो गया है और ऑनलाइन 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 सब कुछ हो गया है। तो ये धीरे धीरे, जिसे कहते हैं क्रीपिंग फैट, धीरे धीरे मोटापा जो बढ़ जाता है, इससे बच के रहना है। व्यायाम को एक जिंदगी का नियम बनाना है। कई फायदे हैं, हम सबको ही पता है, रोज का काम अच्छा होता है, आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं किसी भी उम्र तक। मेरी नानी साहब कहती थी हमेशा कि उभी रहूं जब तक जाऊं, मतलब खड़ी रहूं जब तक कि चली नहीं जाऊं। और 98 की वर्ष की उम्र में वो गई थी और आखिर तक बाथरूम अपने आप उठ के गई थी। तो उनका उदाहरण रहता है, बट उन्होंने तो 80 साल की उम्र में घट्टी भी चलाई है। तो वो सब तो हम नहीं कर रहे, तो हमें कुछ तो उसका सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो व्यायाम के कई तरीके हैं, घर में जो किए जा सके, घर में वॉकिंग करिए, घर में स्ट्रेच बैंड्स करिए, योगा अगर कर सकें तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। हर बॉडी का सिस्टम योगा टैकल करता है, जिसे हम अंग्रेजी एक्सरसाइज में कहते हैं कि स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी जो स्ट्रेच करते हैं वो है, बैलेंस है। अंग्रेजी एक्सरसाइज में इस चीजों के लिए अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं, मगर योगा में ये सब एक ही योग से हो जाता है। तो अगर आपने कभी शुरू नहीं किया है तो करिए, ध्यान से करिए, किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ, आजकल सब वीडियो पे भी हो जाता है, करिए कि कहीं चोट ना लग जाए, इंजरी ना हो जाए, इस तरह से करिए सतर्क होके। और ये भी कहा गया है कि अगर 80 की साल तक की उम्र तक भी आपने कभी व्यायाम नहीं किया और 80 पर भी शुरू कर रहे हैं तो भी उसका फायदा है। तो देर नहीं हुई है, शुरू हर कोई कर सकता है। ये भी मैं कहूंगी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी मेडिकल कंडीशन है, निदान है, डायग्नोसिस है, जिनमें आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके या तो एक्सरसाइज शुरू करनी है अगर आपने पहले कभी नहीं की, या अगर उसको बढ़ाने का सोच रहे हैं तो सलाह भी जरूर ले लीजिए। बट इसको नजरअंदाज नहीं करना है, इसको बहुत बहुत जरूरी, दवाई से भी मेरे हिसाब से तो ज्यादा जरूरी समझना है। थैंक यू सो मच रचा। मैं तेजकरण सर से इजाजत चाहूंगी कि सर, हम आज अभी जो डिस्कशन कर रहे थे, हमें घंटा तकरीबन हो चुका है। अगर आप बोलें तो हम सिम्टम्स के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम दोबारा हाजिर हो सकते हैं, जैसे आप बोले। आप अपने व्यूअर्स से, आप अपने लोगों से एक बार पूछ लीजिए कि क्या हम कंटिन्यू रखें। लेट इट कंटिन्यू। ओके, शुक्रिया सर। सो डॉक्टर योगेश, मैं आप तक आना चाहूंगी और अब जो है मैं सारे पैनलिस्ट से जो सवाल पूछूंगी कि अगर किसी पेशेंट को कोविड हो गया है, अब हम पार्ट 2 पे जा रहे हैं, तो उसके किस सिस्टम पे इफेक्ट हो रहा है और उस सिस्टम को ठीक करने के लिए बाद में क्या हमें कुछ ध्यान करना है, जो तेजकरण जैन सर ने हमसे सेकंड पार्ट पूछा था। तो अभी तक हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप इसके चपेट में आ चुके हैं तो आपको अब क्या करना है। डॉक्टर योगेश, द फील्ड इज योर्स। तो मैं इसमें कहूँगा कि इसमें पिछले 10 महीनों में इतने सारे मिथक शुरू हुए हैं दवाइयों के बारे में, और ये बात बिल्कुल साफ है कि इस समय पैरासीटामोल के अलावा अगर आपको ऑक्सीजन की शरीर में कमी नहीं है तो उसके अतिरिक्त कोई भी दवा कारगर नहीं है। चाहे वो और कोई अगर विशेष लक्षण है दर्द का, उसमें भी पैरासीटामोल काम करेगी। और बाकी जो दवाइयां, चाहे वो आईसीएमआर ने बोली हो, चाहे भारत सरकार ने बोली हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने बोली हो, उनमें से कोई भी दवा बिल्कुल काम नहीं करती। चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो फेविपिराविर हो, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो आइवरमेक्टिन भी बिल्कुल यूजलेस है। उसका कोई भी इसका परिणाम नहीं है। तो हम इसमें कहेंगे कि यदि आपको शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो, उसके लिए प्रायः एक बार दिन में जांच हो जाए यदि आपको कोई लक्षण है तो। और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उस स्थिति में ऑक्सीजन देना और उल्टा लेटाना, लक्षण के जिसे मतलब पेट के बल लेटना,
वो दोनों फायदे कर सकती हैं। और उसके अतिरिक्त एक दवा जिसको डॉक्टरी मतलब देखभाल में उसको दे सकते हैं, जिसमें 5 से 7 दिन के लिए वो दवा देने की जरूरत है, जिसको हम स्टीरॉइड बोलते हैं। वो भी सिर्फ उन लोगों में जिनमें ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक रही है। इसके अतिरिक्त कोई भी दवा अब तक नहीं बने जिसमें जो कोविड में काम करे। जो लोग भी कुछ दवाइयां जो इस विश्वास में कि शायद नुकसान ना करके कुछ फायदा कर दें, इस उम्मीद में कुछ जो देते हैं, उसका भी लोगों की वो जेब काटते हुए जो नुकसान कर रहा है, और वो उससे बचकर हम चलते रहें तो वो करना है। और उसके बाद लेकिन ये परेशानी जो अतिरिक्त देखने में आई, जैसे रोशन जी ने बताया कि मन की परेशानी जो बन रही है, या जो शरीर जो इसके दुष्प्रभाव बाद में पड़ते हैं, तो खासतौर पे बड़ी उम्र के लोगों में ज्यादा देखने में आ रहे हैं कि कई बार किसी के खून का थक्का जम गया उनकी नसों में, या उनको अवसाद की परेशानी हुई जैसे रोशन जी ने बताया, या उसके अतिरिक्त गुर्दे में या मतलब लकवा की परेशानी वो होना, वो परेशानी के लिए अगर चिकित्सकीय रूप से जांच हो जाए वृद्ध लोगों में, तो वृद्ध का मतलब मैं वृद्ध नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इवन प्रौढ़ उम्र में भी 50 साल के बाद भी अगर उनकी जांच हो जाए, क्या उनको आवश्यकता तो नहीं ऐसी कोई दवाइयां लेने की, उसके बावजूद फिर उनको फिर उसके अलावा और कोई दवा की या देखभाल की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर योगेश, हम सब 50 हैं तो अब प्रौढ़ में आपने हमें डाल दिया है सब तो। जी, प्रौढ़ में आ गए। शुक्रिया। तो बात ये हुई है कि ज्यादा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें। जो जैन साहब सबसे पहले बोल रहे थे कि बस शरीर में एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ ध्यान पे ज्यादा होना चाहिए, शरीर पे दवाओं के साथ नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर मीनाक्षी से बात करना चाहूंगी। डॉक्टर मीनाक्षी, जैसे बाद में लंग कैपेसिटी अगर किसी की कॉम्प्रोमाइज हो रही है, पल्स ऑक्सीमीटर आजकल हम सबके घरों में है, और पल्स ऑक्सीजन देखना, जरा सांस भी फूलता है तो हम फटाफट पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देख रहे होते हैं, और अब तो 2-2 3-3 है। तो क्या स्पायरोमीटर का भी अब अगला यही होगा कि हम अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसे लेके आए? क्या कहती हैं आप? नहीं, मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा कि आप स्पायरोमीटर लाके अपनी लंग, जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है वो अपनी लंग कैपेसिटी या वो किस तरह से अपना ध्यान दें। देखो ऐसा है, अभी तक तो हमें पूरी तरह से ये पता ही नहीं है कि ये लंग कैपेसिटी किस हद तक कम हो रही है और क्यों हो रही है। जब हमारा मरीज अस्पताल में दाखिल होता है, उसका अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, तो सबसे पहले तो हम उसमें सीटी स्कैन करके ये देखना चाहते हैं कि जो लंग्स हैं वो कितने ज्यादा इसमें अफेक्टेड हैं। जो मरीज कोविड से रिकवर हो रहे हैं, अभी जो हम दवाइयां, जैसे डॉक्टर योगेश ने कहा कि कोई दवाई नहीं है ऐसी जो काम कर रही है। मैं सॉरी आपको रोकना चाहती हूँ। पल्स ऑक्सीमीटर में जब आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देख रहे हैं, घर पे बैठ के देख रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि क्या रीडिंग पे क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, अगर हम नॉर्मल सैचुरेशन देखें तो 96 के ऊपर जो हम सैचुरेशन देखते हैं वो एक नॉर्मल सैचुरेशन है। जहां हमारा सैचुरेशन 93 के आसपास पहुंचता है या 93 से नीचे जाता है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। अगर उससे भी 90 से भी नीचे जाता है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल में जाके अपने प्रैक्टिशनर से, अपने डॉक्टर से मिलें, और अगर वो रेकमेंड करते हैं कि आपको दाखिल होना चाहिए तो आपको अस्पताल में दाखिल हो जाना चाहिए। एक बड़ा आसान सा तरीका है जो पिछले कुछ दिनों में आया है, जिसे हम 6 मिनट टेस्ट कहते हैं। तो अगर आप अपना सैचुरेशन पहले देखें और फिर 6 मिनट चलें और उसके बाद दोबारा अपना सैचुरेशन टेस्ट करें, तो एक तरीका है जो आपके सैचुरेशन को ज्यादा, एक और तरीका है जो आपके सैचुरेशन को बता सकता है। और उसमें अगर आपका सैचुरेशन 93% से, ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, जो आपका खून में कितना % खून में सैचुरेशन है ऑक्सीजन का, वो आपको बताता है। तो अगर वो आपका कम है 93% से, तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा इस के बारे में चिंतित होने की जरूरत है और अपने डॉक्टर से डायरेक्टली कांटेक्ट करने की जरूरत है। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं डॉक्टर शैला। मैंने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया था तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें क्या एक्शन करना है।
हो जी, क्या रहा है कि लोग घर पे, एक बार तो किसी का फोन आया, वो बोले 72 ऑक्सीजन सैचुरेशन है। हमने कहा कहीं आप रेस्पिरेटरी रेट तो देख के नहीं बता रहे, मतलब ये तक हालत हो रही है कि ये नहीं समझ आ रहा कि कब क्या करना चाहिए। सो डॉक्टर रोशन, अगर कोई पेशेंट कोविड से लड़के बाहर आ गया है, लेकिन डर, अब क्या करे, किस तरह अपने आप को उस मनोस्थिति से निकाले जब आईसीयू में आप अकेले होते हैं और आप अपने परिजनों से बात भी नहीं कर पाते हैं। वो एक बहुत ही आपका मेंटल टॉर्चर होता है। जो आईसीयू में रह के आया है वही उसकी वो जो भुक्तभोगी है उसी को ही पता है कि वहां क्या था। तो अब आपको क्या लगता है कि वापस आके उसके लिए कोई आपकी सलाह कि वो अपने आप को और ज्यादा मजबूत बना सके? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस, हाँ। बहुत बहुत सारी बातें। मैंने तो यहाँ पे इंग्लैंड में 15 साल काम किया है, तो पेशेंट इंडिया में आने के बाद पेशेंट को हम एक ही बात बोलते हैं कि अपने सारे जो सवाल होते हैं वो पर्ची पे लिखे, और जब डॉक्टर से कंसल्ट करे तो वो सारे के सारे सवाल क्लियरली पूछ ले कि अब कब से वॉकिंग करना है, कब से क्या खाना है, बाहर कब जाना है। तो सारे जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो सवाल होते हैं बीमारी को लेके, उसकी पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन डॉक्टर से ले ले। और कई सवाल हमको परेशानी की अवस्था में याद नहीं रहते, तो वो लिखें और लिख के लेके जाए। और जो सवाल पूछे नहीं गए हो, तो जब फॉलो अप हो डॉक्टर के साथ, तो उनसे पूछ के सारे सवाल के जवाब ले ले, क्योंकि जब हमारी आधी परेशानी उससे कम हो जाती है। क्योंकि कई सारी जो हमारी जो परेशानियां होती है वो डाउट से आती है, कि मन में डाउट है, संकोच है, शंका है, तो लगता है कि अब क्या होगा आगे, अब मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। कई मेरे लंग्स में, जैसे मीनाक्षी जी ने बताया कि कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं हुआ है, फाइब्रोसिस जिसे बोलते हैं, लंग्स सड़ जाते हैं कुछ लोगों में बहुत ज्यादा, और ज्यादातर लोगों में बिल्कुल नहीं। तो ये सारे डाउट्स जो होते हैं, उस डाउट से आदमी परेशान रहता है। फिर तो इस डाउट्स को क्लियर करे, अपने डॉक्टर के पास जाए तो उनको पूरी तरह से सारे सवाल पूछे और जवाब ले उसका, क्योंकि कंसल्टेशन का मतलब वही होता है। और जो कई लोग जो परेशान होते हैं, जैसे मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं एंजाइटी को लेके, स्ट्रेस को लेके, डिप्रेशन को लेके, उसमें मेरे ख्याल से 90% से ज्यादा लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है। तो नींद की प्रॉब्लम कम करने के, पूरी ठीक करने के लिए हम कई लोगों को बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म दवा ले सकते हैं नींद की, वो भी जब किसी ने प्रिस्क्राइब की हो, कि आप खुद जाके फार्मेसी से जाके दवा लाके ना खाए उसको। क्योंकि नींद की गोलियां जो होती है, परेशानी की गोलियां होती है, उससे जो लत लग जाती है। कई बार ऐसे होता है कि आपने आंटी ने, आपके अंकल ने, किसी ने लाके आपको गोली पर्ची पकड़ा दी, आपने खा ली, अच्छा लगा, फिर कंटिन्यू किया आपने कई महीनों तक, फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो नींद की गोलियां शॉर्ट टर्म में अच्छी होती है, क्योंकि आपका जो नींद का जो पैटर्न होता है, परेशानियों से नींद कम हुई है, और नींद का पैटर्न जो होता है वो नींद की गोलियों से ठीक हो सकता है। तो कुछ लोगों में जरूरत पड़ती है। कई लोगों में गेटिंग बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी, आप घर में बाहर नहीं जा पाते तो घर में एक्टिव रहिए, किसी तरह की काम काज शुरू कर सकते तो शुरू करें। अगर पहले एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं की है तो थोड़ा बहुत कोशिश करें, कोई समझा सकता है, कोई आपको सिखा सकता है तो सीखे। कुछ नहीं आता है तो कम से कम सूर्य नमस्कार, योग ज्यादातर लोग कर पाते हैं और सीख पाते हैं, तो योग करें, सूर्य नमस्कार करें, ताकि उससे आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपकी एंजाइटी परेशानी कम होती है, और आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, मनोबल बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि अब मैं बीमार नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि जब कोविड से ठीक हो जाए, जो 85% लोग ठीक हो जाते हैं, केवल 10 से 12% लोग थोड़े ज्यादा बीमार होते हैं, और बहुत कम लोग आईसीयू में पहुंच जाते हैं। मतलब कि 80 से 90% लोग तो ठीक ही हो रहे हैं, ये तो हमको पता ही है। और इंडिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट्स है दुनिया के, 85 to 90% ऑफ पीपल आर रिकवरिंग फुल्ली। अब जैसे 70 लाख 80 लाख लोग इंडिया में केसेस है टोटल, अभी तक लोगों को ये नहीं पता है कि उसमें से लगभग 72 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं कोविड से। तो हम लोग खाली गिनती लगा के बैठे हैं कि 80 लाख लोग हैं, लेकिन 72 लाख तो रिकवर हो चुके हैं ना। तो ग्लास आधा नहीं, काफी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। हाँ, तो हमको खाली तो उस पे ध्यान दे। तो ये छोटी छोटी चीजें करें, डॉक्टर से अपने सवाल पूरे करें। और अब
डॉक्टर पहुंच नहीं पाते, जैसे बुजुर्ग है पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उनसे कंसल्ट करें। मैं तो डॉग जीनी के पहले भी वीडियो कंसल्टेशन बहुत करता आ रहा हूं मैं, और क्योंकि इसमें इस माध्यम से क्या होता है कि आप जहां पे आपको मन डाउट होता है, आपने डॉक्टर को लिख दिया, कंसल्ट कर लिया, बात पूछ ली, अपने मन की डाउट क्लियर करो, तो आपकी शांति ऐसे ही आ जाती है। शांति तो है ही आपके अंदर, बस बाहर की बातों से आप वो थोड़ी छिप गई है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेजकरण जैन सर से इजाजत लेके ये प्रोग्राम खत्म करते हुए डॉक्टर रचना कुचेरिया पर खत्म करना चाहूंगी, जहां वो हम सबकी आज की बात समराइज करें, डॉग जिनी के बारे में भी बताएं, और एज अ फिजिशियन ये बताएं कि क्या आज हमें यहाँ से याद करके जाना है। और इसके साथ साथ मैं अपने सब पैनलिस्ट का और सब जितने भी लोगों ने हमें सुना उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कुछ गलतियां हुई हो तो माफ कीजिएगा, अगली बार धीरे धीरे सुधारेंगे। डॉक्टर रचना, पहले मैं जैन साहब को ढूंढ रही थी, कहाँ गए वो? मेरी स्क्रीन से चले गए हैं। रचना जी, मैं एक बात तेजकरण जी आप हाँ, मैं एक बात पूछना चाहता था। हाँ जी जरूर। डॉक्टर योगेश ने कहा कि अभी तक इसकी बीमारी का कोई दवा नहीं हुई है। राइट। आज की स्थिति है कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सबका मिक्सचर हो गया है। एलोपैथिक डॉक्टर काढ़ा लेने लगा है, च्यवनप्राश लेने लगा है, और होम्योपैथिक डॉक्टर विटामिन सी की गोली लेने लगा है। और बहुत से केसेस ऐसे हैं जो बगैर एलोपैथिक के आयुर्वेदिक से ठीक हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में भी आप कोई प्रकाश डालेंगे क्या कि एलोपैथिक के अलावा इस बीमारी का आयुर्वेदिक में भी, होम्योपैथिक में भी ट्रीटमेंट है, और आज होम्योपैथिक में एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट भी इसका कुछ दवाइयों के सारे हो रहा है। तो इस पे भी कुछ आप ये विश्वास रखते हैं क्या कि एक दूसरे के ये भाई बहन है, पूरक हैं? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर रचना, ये सवाल आपके लिए। बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, एज अ साइंटिस्ट, क्योंकि हम लोग उसी पे रिलाई करते हैं, उसी में हमारी ट्रेनिंग है कि मेडिकल डेटा और एक तरह का सॉलिड मेडिकल डेटा के बिना हम लोग विश्वास नहीं करते। ये हमारी शुरू से, हमारे जैसे कहते हैं, हमारा ये जेनेटिक कोड है। तो उसी नजरिए से मैं ये कहूंगी कि अगर लोग ठीक हो रहे हैं दूसरी चीजों से, ये भी ध्यान रखिए कि मोस्टली लोग ठीक हो जाते हैं कोविड में। तो हमें ये नहीं पता कि वो अगर कुछ आयुर्वेदिक ले रहे हैं या होम्योपैथिक, उसकी वजह से ठीक हो रहे हैं, या ये लोग वैसे ही ठीक होने वाले थे। अच्छा, ये कह के मैं जरूर ये कहूंगी कि ये जो प्रणालियां हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, इनके अपने बहुत अच्छे गुण हैं, अपनी बहुत स्ट्रेंथ्स हैं। तो मेरा इनमें जहाँ पे ये अपना काम करती हैं जरूर करती हैं, बट अभी तक मैंने रिसर्च में कुछ, या इनकी भी अपनी रिसर्च होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है कि जो विश्वसनीय रिसर्च हो, जिस तरह से होनी चाहिए। रिसर्च की भी एक मेथोडोलॉजी है, प्रोसीजर है, कि हमने ऐसा कुछ अभी देखा नहीं है। वो देख लेंगे तो जरूर उसमें भी, उसकी तरफ भी जाएंगे। इस समय अगर आप ऐसा कुछ ले रहे हैं और देखा है कि कोई ठीक हुआ है, याद करिए कि मोस्टली तो लोग वैसे ही ठीक हो रहे हैं। तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि इन्होंने होम्योपैथी ली उस वजह से ठीक हुए, या ये वैसे ही ठीक होने वालों में से थे। ये हमारे पास अभी डेटा नहीं है। ओके, थैंक यू। एक डॉक्टर रचना, जो टॉपिक हम इतनी बात में बात करना भूल गए, जो डॉक्टर मीनाक्षी ने और डॉक्टर योगेश ने बोला था कि लोग घर पे बैठ के अपनी एग्जिस्टिंग बीमारियों को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज वो एक बार स्ट्रेस करके फिर हम यहाँ से विदा लेते हैं, और अगली बार हम इसी बात से शुरू करेंगे कि किस तरह जो मार्च से पहले आपकी स्थिति थी, वो किस तरह आप उसको लेके आगे चलेंगे। हाँ, तेजकरण जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्लोजिंग रिमार्क्स आप कहें, या विजय चोपड़ा जी जिन्होंने इतना सहयोग दिया, हमारे ये प्रोग्राम आयोजित करवाया, तो आपका टाइम निकाला और सबको खूब प्रोत्साहन दिया कि हमारे गेस्ट आ सके, सबने सुना, तो आप प्लीज क्लोज करिए। अंत में मैं यही एक मिनट से कम लेके यही कहना चाहूंगी कि जो पहले की बीमारियां हैं, ऑलरेडी आपने उनको रेफर किया था, उनको निग्लेक्ट ना करिए, नजरअंदाज ना करिए। उनको भी जरूरत है टाइम टू टाइम डॉक्टर के निरीक्षण की। आप टेलीमेडिसिन के जरिए कर सकते हैं, और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो टेलीमेडिसिन के जरिए नहीं होती, या डॉक्टर आपको टेलीमेडिसिन के जरिए बताता है कि नहीं, इसके लिए तो आपको आना पड़ेगा, कई स्पेशलिटीज में ऐसा होता है, तो फिर वो भी आप वो डिसीजन भी आप उसके थ्रू ले सकते हैं कि इसके लिए हम सेफली घर बैठ सकते हैं, या इसके लिए जाना जरूरी है। तो ये डिसीजन आप लें, चीजों को पनपने ना दें, खराब ना होने दें,
ये भी डॉक्टर्स बहुत देख रहे हैं, डॉक्टर मीनाक्षी जैसे लोग कि छोटा कान का इन्फेक्शन था बन के ब्रेन एब्सेस बन गया। तो चीजों को पनपने ना दें, ठीक टाइम पे ले लें। और मैं ये भी फिर कहूंगी कि हमारा एक गोल ये भी है डॉक्जिनी के थ्रू कि किसी की अगर आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो अच्छे डॉक्टर की सलाह नहीं ले पा रहा, तो डॉक्जिनी के थ्रू हम उसमें भी मदद, हमारा उसमें प्रण है कि उसमें भी हम मदद करेंगे। तो उसके साथ में भी हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज बहुत सुंदर आपने अच्छी प्रस्तुति दी। धन्यवाद। हमारा प्रयास जो है ये कंटिन्यूस रहना चाहिए ताकि लोगों में कुछ और अवेयरनेस हो। जागरूकता जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। हम लोग हमेशा हाजिर हैं सर, आपके भगवान ने हमें उस जगह पहुंचा दिया है कि हम बात करके ही यहाँ बैठे बैठे कुछ ना कुछ भला कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी बस छत्र छाया चाहिए और अब हम जरूर आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं, आपके विचारों का हम सम्मान करते हैं। अच्छी एक शुरुआत की है हमने, इसकी हम पुनः इसकी रिपीटेशन करेंगे, समय समय पर इस ढंग के आयोजन करते रहेंगे। आज जितने लोग जुड़े हैं इससे मल्टीप्लाई होंगे अब धीरे धीरे। आप सबका धन्यवाद, आपने जो प्यार सम्मान दिया उसके लिए सर। योगेश, मीनाक्षी, शैला, रोशन, आप सबका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।